रुद्र जैसे ही उस जगह पहुंचा यहाँ पर आस्था को रखा गया था, वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे ही प्रवीण और उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स थे। उसके गार्ड्स ने उस जगह को घेर लिया था। रुद्र जैसे ही अंदर पहुंचा तो सामने का नजारा देख हैरान रह गया। सामने उस बड़े से हॉल में आस्था खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था जिसे उसने अपनी कलाई पर रखा हुआ था और अपने सामने खड़े लोगों को अपने पास आने से मना कर रही थी। आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने थे जो जिस्म को ढकने का काम कम और दिखाने का ज्यादा कर रहे थे। वहीं समायरा भी वही खड़ी थी जो आस्था को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी और अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहा रही थी। दरअसल हुआ यह था कि समायरा ने दो लड़कियों को आस्था को तैयार करने के लिए भेजा था। उसके दो क्लाइंट आ रहे थे जिनके साथ वो आस्था का सौदा करना चाहती थी, पर आस्था ने तैयार होने के लिए मना कर दिया। उन लड़कियों ने बहुत कोशिश की पर आस्था ने उनकी एक नहीं मानी। तभी समायरा ने अपने आदमियों को उसे ऐसे ही वहां उसके पास लाने के लिए कहा क्योंकि उसकी क्लाइंट के पहुंचने का समय हो गया था। दो आदमी जो बिल्कुल गुंडों की तरह दिखते थे वो आस्था को पकड़कर बड़े से हॉल में ले आते हैं। आस्था उनसे छूटने की कोशिश करती है पर कहाँ बेचारी नाजुक सी आस्था, कहाँ वो 6 फुट के मुस्टंडे। फिर आस्था ने भी ज्यादा जो नहीं लगाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो। वो गुंडे उसे लाकर समायरा के सामने खड़ा कर देते हैं। आस्था उसे देख गुस्से में घूरती है पर समायरा उसे देख मुस्कुराते हुए बोलती है, बस कुछ देर फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा रुद्र की जिंदगी से दूर, क्योंकि तुम्हें लेकर जाने वाले आने वाले हैं। वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, फिर तुम हमेशा के लिए उनकी हो जाओगी और वहाँ जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद रुद्र सिर्फ मेरा होगा। उसकी बात सुनकर आस्था डर जाती है पर वो हिम्मत नहीं हारी सकती थी। उसे कैसे भी कर वहां से निकलना था और रुद्र के पास पहुंचना था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े फ्रूट बास्केट पर पड़ती है जिसके फ्रूट्स काटने के लिए चाकू भी रखा हुआ था। चाकू देख उसके दिमाग में कुछ आता है। वो समायरा को देख उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, आस्था तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो उसके बाद तुम बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। एक बार रुद्र को पता चल जाए कि इसके पीछे तुम हो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह बोलते हुए वो उस के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। यहाँ टेबल पर चाकू रखा था फ्रूट बास्केट में। समायरा उसे कुछ कहने ही वाली होती है जब आस्था जल्दी से उस चाकू को उठाकर अपनी कलाई पर रख देती है। यह देख समायरा अपनी सीट से उठ जाती है और आस्था के पास आते हुए उसे चाकू फेंकने के लिए बोल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आस्था को कुछ हो, क्योंकि जब तक आस्था सही सलामत है तब तक ही वो रुद्र को ब्लैकमेल कर सकती थी। वो आस्था को चाक फेंकने के लिए बोल रही थी पर आस्था उसे खुद के पास नहीं आने दे रही थी। समायरा के वो दो गुंडे भी आस्था को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर आस्था उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर खुद से दूर कर रही थी। तभी आस्था, जिसका चेहरा दरवाजे की तरफ था, उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्र पर गई तो वो उसे देखते हुए धीरे से बोली, आस्था रुद्र जी। उसके सामने खड़े आदमी ने जब उसका ध्यान भटका देखा तो जल्दी से उसके हाथों से चाकू छीन उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था आस्था का सिर घूम गया। वहीं यह नजारा देख रुद्र का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। तभी वहां पर एक गोली चलने की आवाज आई। सब लोग गोली की आवाज सुनकर डर गए और वो आदमी जिसने आस्था को थप्पड़ मारा था वो कटे पेड़ की तरह अपनी जगह पर गिर गया और उसके माथे से
खून का फव्वारा बह गया क्योंकि गोली उसके माथे के बीचों बीच लगी थी। सबने उस तरफ देखा, यहाँ से गोली चली थी तो रुद्र अपने हाथों में गन पकड़े खड़ा था जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था और वो अभी भी उस इंसान को गुस्से में घूर रहा था। समायरा ने जब रुद्र को वहां देखा तो हैरान हो गई, साथ ही एक डर और घबराहट उसके चेहरे पर आ गया। उसकी शादी रुद्र से हो जाएगी तो वो आराम से आस्था का सौदा कर देगी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा और उसके प्लान को फेल कर देगा। रुद्र जल्दी से आस्था के पास गया और उसे देखते हुए बेचैनी से बोला, जान आप ठीक है, आपको कहीं लगी तो नहीं? आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। रुद्र की नजर उसके चेहरे पर गई, यहाँ थप्पड़ का निशान था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, गाल पर उंगलियों के निशान बन चुके थे। यह देख रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसका बस चलता तो वो उस आदमी को फिर से जिंदा कर तड़पा तड़पा कर मारता, पर उसने खुद को संभाला और आस्था को अपने सीने से लगा लिया। आस्था ने भी उसे कस कर पकड़ लिया और रोने लगी। रुद्र ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा और बोला, बस जान शांत हो जाइए, मैं आ गया हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी घर चलेंगे, प्लीज आप शांत हो जाइए। समायरा अभी भी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। तभी उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने घूर कर उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, रुद्र। उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा जो उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे देख रुद्र की आंखें गुस्से से भरने लगी, हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। तभी समायरा उसे देखते हुए बोलती है, रुद्र तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे दूर करो खुद से, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, दूर करो उसे खुद से। यह सब कहते हुए वो बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी। रुद्र उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और आस्था को ले जाकर वहां रखे एक बड़े से सोफे पर बिठा देता है और उसके चेहरे को हाथों में भर उसे देखते हुए बोलता है, जान आप आराम से यहाँ बैठिए, बस थोड़ी देर फिर हम घर चलेंगे। आस्था उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती रहती है। रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और प्यार से उसका माथा चूम कर बोला, बस 15 मिनट फिर हम घर चलेंगे। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र उसके बालों को सहला समायरा की तरफ बढ़ गया। समायरा के पास आया, उसके चेहरे पर गुस्सा देख और उसे अपने पास आता देख समायरा का डर से बुरा हाल हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र मुझे पता है बेबी, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। आखिर कोई अपना पहला प्यार कैसे भूल सकता है? यह लड़की बस तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, मुझे पता है, पर अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी, तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी, हम दोनों बिल्कुल वैसे ही साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। इस लड़की की फिक्र तुम मत करना, इसको तो मैं इसकी असली जगह पहुंचा ही दूंगी। कुछ देर में मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे और इसकी अच्छी खासी कीमत हमें मिल जाएंगी, फिर हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। समायरा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसने रुद्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिसका चेहरा उसकी बातें सुनकर गुस्से से काला पड़ता जा रहा था। पर उसकी आखिरी की बात सुन कर कि वो आस्था की कीमत लगाएगी, रुद्र का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने समायरा को उसकी गर्दन से पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा दिया। समायरा के पैर जमीन से ऊपर थे, उसकी सांसें रुक रही थी।
सांस न आने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो लगातार रुद्र से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र की पकड़ काफी मजबूत थी। वो उसे देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या बोला तूने? तू मेरी जान की कीमत लगाएगी, उन्हें किसी को बेच देगी? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी आस्था के बारे में ऐसा सोचने की और उन्हें ऐसी गंदी जगह लाने की? मेरे साथ जो तूने किया, मैंने तुझे लड़की समझकर वो बर्दाश्त कर लिया और तुझे छोड़ दिया, पर आज तूने मेरी जान, मेरी जिंदगी पर हाथ डाला है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यह बोल उसने एक झटके के साथ उसे छोड़ दिया। समायरा जमीन पर गिर गई। अपना गला पकड़े वो खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र उसके पास एक घुटना फोल्ड कर बैठ गया। उसने उसके बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए बोला, यह सच है कि कभी मैं तुम्हें प्यार करता था, पर तब मुझे तेरी सच्चाई नहीं पता थी। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है, यह सोचकर कि मैंने कभी तुझ जैसी लड़की से प्यार किया था, जो खुद लड़की होकर दूसरी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलती है। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। उसने प्रवीण की तरफ देखा और बोला, जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ। जितनी भी लड़कियों को इसने जबरदस्ती यहाँ पर कैद कर रखा है, उन्हें आजाद करवाओ और इस जगह को आग लगा दो। दरअसल समायरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा करती थी। गरीब और बेसहारा लड़कियों को बहला फुसलाकर नौकरी का लालच देकर उन्हें यहाँ उनके घरों से दूर लाती थी, फिर उनसे जिस्म फिरोशी का धंधा करवाती थी। बहुत सी लड़कियां थीं जिनकी उसने जिंदगी बर्बाद की थी। रुद्र को यह सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए अब आस्था के साथ साथ वो बाकी सारी लड़कियों को भी उसकी कैद से आजाद करवा रहा था। उसकी बात सुनकर समायरा चिल्लाते हुए बोली, रुद्र तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आस्था की तरफ चला गया, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसने सुबह के बाद कुछ खाया भी नहीं था। उसे टॉर्चर करने के लिए समायरा ने उसे एक घूंट पानी तक नहीं दिया था। उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वहीं समायरा अभी भी चिल्ला रही थी। उसने आस्था की तरफ गुस्से से देखा, जो रुद्र के सीने से लगी हुई थी, और बोली, यह सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। अगर यही ना रही तो फिर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं मार डालूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए वो उठी और आस्था की तरफ बढ़ने लगी, पर रुद्र के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। समायरा उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर गार्ड्स की पकड़ से छूटना नामुमकिन था। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने समायरा को पकड़ लिया। जो लड़कियां मजबूरी में वहां थी और जिन्हें धोखे से वहां लाया गया था, सबने उसके खिलाफ गवाही दी। पुलिस वालों ने रुद्र का शुक्रिया अदा किया और समायरा को लेकर वहां से चले गए। सब लड़कियों ने भी रुद्र को शुक्रिया कहा और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। रुद्र ने उन्हें हाथ जोड़ने से मना किया और बोला, नहीं, आप सब हाथ मत जोड़िए। यह तो हमारा फाराजा था। आप सब हमारी बहनों की तरह हो। उसकी बात सुनकर सब लोग भावुक हो गई। कहाँ वहां आने वाला हर इंसान उन्हें हवस की नजर से देखता था। आज पहली बार किसी ने उन्हें बहन कहा था। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने फिर उन्हें देखा और बोला, रुद्र आप सब अब आजाद है। जो अपने घर जाना चाहता है वो जा सकते हैं।
अगर कोई घर नहीं जाना चाहता तो आप लोग हमारे आश्रम में रुक सकते हैं। वहाँ आपके जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हालातों की मारी हुई है, पर अभी वो सब अपने दम पर सब कुछ करती है। मैं सब इंतजाम करवा दूंगा। यह देख उसने प्रवीण की तरफ देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी और लड़कियों को अपने साथ ले गया। जो लड़कियां अपने घर जाना चाहती थी उसने उन्हें घर भिजवा दिया, और जो नहीं जाता चाहती थी या जिनके परिवार ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया उसने उन्हें रुद्र के आश्रम में भिजवा दिया। रुद्र भी आस्था को लेकर बाहर आ गया। आस्था अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। वो उसकी हालत समझ रहा था। तभी उसने देखा कि आस्था का पूरा भार उस पर आ गया है। उसने उसे खुद से अलग कर देखा तो वो उसकी बाहों में झूल गई। रुद्र ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, पर वो उसे ऐसे देख घबरा गया और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा। जान, जान उठिए, प्लीज आंखें खोलिए, देखिए हमें डर लग रहा है, प्लीज उठ जाइए। प्रवीण भी अपनी लेडी बॉस को ऐसे देख परेशान हो गया, पर उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बॉस आप लेडी बॉस को लेकर घर जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर आस्था को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया और बिना प्रवीण को देखे बोला, मेरे घर पहुंचने तक मुझे डॉक्टर घर में चाहिए। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला तो रुद्र आस्था को अपनी गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने प्रवीण को देख कुछ इशारा किया तो प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और रुद्र आस्था को लेकर अपने मेंशन की तरफ निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद प्रवीण ने सब लड़कियों को वहां से भेजा और खुद भी दूसरी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। उसके कुछ दूर जाते ही उस जगह पर ब्लास्ट हुआ तो वो जगह धुआं धुआं कर राख से बदल गई। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र का मेंशन के बाहर आकर रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला तो रुद्र जल्दी से आस्था को गोद में लेकर गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। रोमा वहीं हॉल में बैठी थी। ऋतिक को उसने रूम में सुला दिया था। बेचारा बच्चा सब देखकर डर गया था, इसलिए रोमा ने उसे सुला दिया। रुद्र को देखकर रोमा अपनी जगह से खड़ी हो गई, पर जैसे ही उसकी नजर उसकी गोद में बेहोश आस्था पर गई वो घबरा गई। रुद्र बिना उस पर ध्यान दिए जल्दी से आस्था को अपने रूम में लेकर आता है और आराम से उसे बिस्तर पर सुला देता है। रोमा भी रुद्र के पीछे ही उसके रूम में आ गई थी। तभी राजू सर्वेंट डॉक्टर को लेकर रुद्र के रूम में आता है, जिसे पहले ही प्रवीण ने फोन कर रुद्र मेंशन पहुंचने के लिए कहा दिया था। डॉक्टर को देख रुद्र जल्दी से उसे अंदर आने के लिए कहता है। रोमा और राजू डॉक्टर को देख रूम के बाहर चले जाते हैं, पर रुद्र वहीं आस्था के पास ही रुकता है। डॉक्टर जल्दी से आस्था का चेकअप करना शुरू करती है। रुद्र बेचैनी से बस आस्था का हाथ पकड़े बैठा, दूसरे हाथ से उसके बाल सहला रहा था। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सिंह। मैम बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और ना ही पानी पिया है, जिससे इन्हें कमजोरी आ गई है। ऐसी हालत में भूखे रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए प्लीज जितना हो सके इनका ध्यान रखिए और इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें कुछ खिला कर या दवाइयाँ दे दीजिएगा। यह बोल डॉक्टर ने एक पर्ची रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र ने वो पर्ची पकड़कर अपने पास रख ली। फिर डॉक्टर वहां से चली गई। रुद्र ने आस्था की तरफ देखा जो बेहोशी की हालत में बेड लेटी हुई थी। उसका चेहरा
मुरझा गया था। उसे ऐसे देख रुद्र को बहुत तकलीफ हुई। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, आई एम सॉरी जान, मेरी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है। मेरी वजह समायरा ने आपको किडनैप किया। अगर आज आपको या फिर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। यह बोलते हुए उसकी आंखों से एक आंसू उसके गालों पर बह गया। उसने एक बार और आस्था का माथा चूमा और फिर झुककर धीरे से उसके पेट को भी चूम लिया और उसके पेट को धीरे से सहलाते हुए बोला, सॉरी बेबी, आज आपको और मम्मा को इतनी तकलीफ हुई, पर अब से पापा आपका और मम्मा का और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब से आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, यह पापा का वादा है। यह बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक और बार उसके पेट को अपने होंठों से छुआ और आस्था को ब्लैंकेट से कवर कर अपनी आंखें सांस करते हुए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो उसके हाथ में एक गीला टॉवल था। उसने धीरे से आस्था के कपड़े निकाले और गीले टॉवल से उसकी बॉडी को साफ कर उसे कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए और फिर खुद भी शावर लेकर बाहर आ गया। वो आकर आस्था के बगल में लेट गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान राजवंशी महल भानु प्रताप अपने कमरे में बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। अभिमन्यु उनके सामने सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बोला, इतना आसान नहीं है उन्हें वहां से निकालना। उस रुद्र ने उनके आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है जो उन्हें सीक्रेटली भी प्रोटेक्ट करती है। वो उन्हें कभी भी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देता। ऐसे में हम उन्हें वहां से कैसे निकाल कर यहाँ लाएंगे? तभी पीछे से आवाज आई जो एक औरत की थी, लाना होगा, कैसे भी कर तुम्हें राजकुमारी को यहाँ लाना होगा और उससे शादी करनी होगी, क्योंकि 2 हफ्ते बाद महल में फंक्शन रखा गया है जिसमें कुंवर का राज्याभिषेक होगा और उन्हें हुकूम सा की गद्दी पर बिठाया जाएगा। उससे पहले तुम्हें राजकुमारी से शादी करनी होगी, वरना राजगद्दी को तो तुम भूल ही जाना। उस औरत की बात सुनकर अभिमन्यु ने उस औरत की तरफ देखा और बोला, पर काकी राज्याभिषेक तो 1 महीने बाद होने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? औरत, पता नहीं, पर मैंने भाई सा को राजपुरोहित से बात करते सुना था कि वो 2 हफ्ते बाद ही कुंवर का राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं। कल कुंवर रानी सा की पहली रसोई की रस्म है जिसमें राजपुरोहित जी भी आने वाले हैं। तभी वो इस खबर को सबको बताएंगे। उनकी बात सुनकर भानु प्रताप जी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और बोले, आपके पास 2 हफ्ते का समय है। कुंवर राजकुमारी को कैसे भी कर रहा लाइए और उनसे शादी कीजिए, तभी हम यह राज्याभिषेक रोक सकते हैं। अभिमन्यु ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जी पिताजी। यह बोल वो उस कमरे से निकल गया। वो औरत भी भानु प्रताप जी से कुछ बातें कर वहां से निकल गई। उस औरत के जाने के बाद भानु प्रताप जी ने अपने खास आदमी बख्तावर को अपने पास बुलाया और बोले, बख्तावर, भाभी साजी पर नजर रखना। वैसे तो हमें पता है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगी, पर फिर भी है तो वो उसी घर की बेटी ना। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर आकर यह बदल जाए। बख्तावर ने हाँ में गर्दन हिलाई और जी हुकुम कहते हुए वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में लगभग 1 घंटे बाद आस्था को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी, हालांकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगी पर उठ नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर को जकड़ रखा हो। उसने चेहरा झुकाकर नीचे देखा तो सच में रुद्र उसकी कमर को
जकड़े उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए सो रहा था। हालांकि उसने यह ध्यान रखा था कि उसका वजन आस्था पर न आए। आस्था ने उसके चेहरे को देखा तो वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। वो एकटक उसे देखने लगी। यह वो इंसान था जिसने उसकी बेरंग पड़ी जिंदगी को अपने प्यार से खुशियों के रंगों से भर दिया था, वरना आस्था ने तो किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। अगर रुद्र ना होता तो वो अब तक वहीं बेरंग सी विधवा की जिंदगी जी रही होती, या फिर उससे भी बदतर उसके साथ कुछ होता। पर रुद्र ने उस दिन ना सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि उससे शादी कर उसको फिर से सुहागन होने का सौभाग्य दिया। उसे इतनी खुशियां दी कि अब उसकी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं बची। आस्था को पता ही चला कब वो रुद्र से प्यार करने लग गई। अब तो ऐसा था कि वो रुद्र के बिना रह ही नहीं सकती थी। उनका यह सफेद रंग से शुरू हुआ रिश्ता कब इश्क के रंगों से भर गया पता ही नहीं चला। आस्था के वजूद की तरह था उनका रिश्ता, बिल्कुल सफेद, जिसमें किसी और रंग की कोई मिलावट नहीं थी। पर धीरे धीरे इश्क के रंगों ने उस सफेद रंग को अपने रंगों में रंग लिया और सफेद रंग से शुरू हुआ यह रिश्ता सफेद इश्क में बदल गया। आस्था यही सोच रही थी जब उसे अपने माथे पर एक प्यारा सा एहसास हुआ। उसने देखा तो रुद्र उठ चुका था। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, जान आप ठीक है? अब तो कमजोरी नहीं फील हो रही? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? बताइए मुझे, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। यह बोल वो उठने लगा, पर आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसे वापस लेटा दिया और खुद उसके सीने पर अपना चेहरा रखते हुए बोली, हम ठीक है रुद्र जी, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। बस आप कहीं मत जाइए, यही रहिए हमारे पास। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर दोनों ऐसे ही खामोशी से लेटे रहे और एक दूसरे को महसूस करते रहे। कुछ देर बाद आस्था ने अपना चेहरा उठा किया और रुद्र को देखकर बोली, रुद्र जी, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? और आप तो अपनी मीटिंग के लिए गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? रुद्र ने उसके गाल पर हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए बोला, जान, हमारा यह रिश्ता चाहे कैसे भी जुड़ा हो, पर आप मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आप विश्वास करेगी या नहीं, पर जब भी आपको कोई परेशानी होती है या फिर तकलीफ में होती है तो मुझे बेचैनी सी होने लगी जाती है। आज भी मीटिंग के टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी परेशानी में हैं। कोई तकलीफ है आपको और आप मुझे पुकार रही है। बार बार आंखों के सामने आपका चेहरा आ रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां बैठा हुआ था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैंने सबसे पहले आपको फोन किया, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने रोमा को भी फोन किया, वो भी फोन नहीं उठा रही थी। फिर मुझे यकीन हो गया कि जरूरत कुछ बात है, इसलिए मैंने आपके सिक्योरिटी हेड को फोन किया। उसने मुझे बताया कि आप ऋतिक के स्कूल में हैं, आप घर से बाहर है। यह सोच मुझे और भी घबराहट होने लगी। मैंने जल्दी से उसे आपसे बात करवाने के लिए कहा, पर जब वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचा तो आप वहां नहीं थी। रोमा और ऋतिक वहां बेहोश पड़े थे। प्रिंसिपल वहीं था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब गार्ड्स ने उसे धमकाया तब उसने बताया कि आपको कोई लड़की अपने साथ ले गई है। तभी मुझे पता चला किसी ने आपका किडनैप कर लिया है। फिर मैंने जल्दी से पूरी डिटेल निकलवाई तो पता चला कि समायरा ने आपको किडनैप कर लिया है। यह बोल रुद्र चुप हो गया। तभी आस्था उसे देखते हुए फिर बोली, पर आपको पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ?
उसकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने आस्था का मंगलसूत्र हाथ में पकड़ा और बोला, इससे उसकी बात सुनकर आस्था ने भी अपने मंगलसूत्र को देखा और फिर सवालिया नजरों से रुद्र को देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि उसके मंगलसूत्र से उसे कैसे पता चला उसका सवाल। समझ रुद्र ने उसके गाल को सहलाया और बोला, आपके मंगलसूत्र में मैंने एक ट्रैकिंग चिप लगवाई है। जैसे मुझे पता रहता है कि आप कहाँ हो, मुझे पता है मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मुझे कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उन लोगों को आपके बारे में पता चलेगा तो वो मुझे नीचे गिराने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने आपके मंगलसूत्र में ट्रैकिंग डिवाइस लगवा दिया था, ताकि आप यहाँ भी जाए मुझे पता रहे कि आप कहाँ हो। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो मैं जल्दी से आपके पास पहुंच जाऊं। यह बोल उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसका सिर अपने सीने पर रख उसके बालों को सहलाने लगा। आस्था ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए लेटी रही। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे आए। आस्था को सही सलामत देख रोमा को भी अच्छा लगा। आस्था भी उससे और ऋतिक के मिली। उन दोनों को ठीक देख आस्था ने चैन की सांस ली। प्रवीण भी आ चुका था। फिर सबने साथ में मिलकर डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। रुद्र ने आस्था को उसकी दवाई दी और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे सुलाने लगा। दवाइयों के असर से और रुद्र की बाहों में मिलने वाले सुकून से आस्था जल्दी नींद के आगोश में चली गई। उसे सोता देख रुद्र ने आराम से उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसका माथा चूम चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट, उसके ऊपर ब्लैक कोट और उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लैक ओवर कोट पहना था। इस समय वो दिखने में बिल्कुल किसी माफिया की तरह लग रहा था। वो बेड के पास आया। उसने धीरे से आस्था के बालों को सहलाया और प्यार से उसका माथा चूम रूम से बाहर चला गया। बाहर प्रवीण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र को देख उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। रुद्र के बैठते ही वो भी गाड़ी में बैठा गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र की गाड़ी एक खंडहर जैसी जगह पर रुकी। हर तरफ काली यूनिफॉर्म पहने गार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। प्रवीण जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो रुद्र बहुत ही रौब से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। गार्ड्स ने उसे देखकर सिर झुका लिया। रुद्र ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और सीधा अंदर बढ़ता गया। वो वहां बने एक आखिरी कमरे के पास आया, जिसका दरवाजा बंद था और उसके बाहर दो गार्ड खड़े थे। रुद्र को देख गार्ड ने सिर झुकाया और जल्दी से रूम का दरवाजा खोल दिया। रुद्र अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे ही प्रवीण भी अंदर चला गया। अंदर ज्यादा लाइट नहीं थी, बस बीच में एक बल्ब जल रहा था, जिसकी लाइट नीचे रखी कुर्सी पर पड़ रही थी, जिस पर बंधा हुआ था। देखने से वो एक लड़की लग रही थी, पर उसे पहचान पाना मुश्किल था, क्योंकि उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र किसी राजा की तरह वहां रखे एक बड़े से सोफे पर बैठ गया और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया और अपनी जेब से सिगरेट निकाल पीने लगा। उसने एक गार्ड को इशारा किया तो उसका इशारा समझ गार्ड वहां से चला गया। 2 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी की एक बाल्टी थी। गार्ड ने वो सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल दिया। हड़बड़ाते हुए वो लड़की उठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद उसकी सांसें
नॉर्मल हुई तो वो इधर उधर देखने लगी, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसे इतना एहसान हो रहा था कि कोई उस रूम में मौजूद है। वो इधर उधर देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन है? क्यों मुझे पकड़ रखा है? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, समायरा नाम है मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। जी हाँ, सही समझे, यह लड़की कोई और नहीं, समायरा ही थी, जिसे रुद्र ने पुलिस के हवाले किया था। पर अपनी जान को तकलीफ देने वाले को वो इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने प्रवीण को बोलकर समायरा को पुलिस से छुड़वा कर अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ अपने सीक्रेट प्लेस ले आया ताकि उसे अपने हाथों से सजा दे सके। समायरा अभी भी चिल्लाए जा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे, जिस वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रुद्र सोफे पर बैठा आराम से सिगरेट पीते हुए उसे देख रहा था। काफी देर उसे मेहनत करते देखने के बाद रुद्र ने सिगरेट नीचे फेंकी और अपने पांवों से कुचल दी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे समायरा की तरफ बढ़ने लगा। वो समायरा के नजदीक जाकर खड़ा हो गया, जिससे कि ऊपर चलती लाइट में उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देने लगा। समायरा ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एकदम रुद्र को अपने सामने देख वो डर गई, पर फिर अचानक उसके होंठों पर स्माइल आ गई और वो रुद्र को देख मुस्कुराते हुए बोला, समायरा, रुद्र बेबी तुम आ गए। मुझे पता था तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, इसलिए मेरे पास जरूर आओगे। पर देखो ना, पता नहीं किसने मुझे यहाँ बांध दिया है। प्लीज मुझे जल्दी से खोलो ना, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। पर रुद्र उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस बिना किसी भाव के उसे देखता रहता है। तभी समायरा फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे पता था तुम कभी भी उस जैसी दो कौड़ी की फटीचर लड़की से प्यार नहीं कर सकते। मुझे पता है वो बस तुम्हारे टाइम पास के लिए है। तुम तो आज भी मुझसे प्यार करते हो। पर कोई बात नहीं बेबी, अब मैं आ गई हूं ना, अब हम फिर से पहले जैसे रहेंगे, जैसे हम पहले रहते थे। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। वहीं रुद्र जैसी ही उसके मुंह से आस्था के लिए दो कौड़ी की लड़की जैसे शब्द सुनता है, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगती है। पर समायरा तो बिना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे आस्था के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। वहीं पीछे खड़ा प्रवीण उसकी बातें सुनकर बस दुआ कर रहा था कि रुद्र उसे आसान मौत दे। इतने साल रुद्र के साथ रहने पर उसे यह तो समझ आ गया था कि रुद्र अपने करीबी लोगों के लिए कितना पोसेसिव है। भले ही उसने एक टाइम पर समायरा से बहुत प्यार किया था और जाने से कहीं ना कहीं टूट भी गया था, पर आस्था के आने से वो फिर से जीने लगा था। आस्था उसके लिए उसका प्यार ही नहीं, उसका सुकून, उसका जुनून सब बन चुकी थी। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो यह सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में समायरा की एक दर्द भरी चीख पड़ती है। वो चौंक कर सामने देखता है, यहाँ रुद्र ने समायरा के बालों को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। समायरा, जिसे लग रहा था कि रुद्र अभी भी उसे प्यार करता है और वो यहाँ उसे लेने आया है, वो उसकी इस हरकत पर उसे हैरानी से देखने लगती है। हालांकि उसे अपने बाहों में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी। वो एकटक रुद्र को देख रही थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी वो दांत पीसते हुए गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे ऐसा कहने की? जिंदगी है वो मेरी, इस रुद्रप्रयाग सिंह की जान है। क्या कहा था तूने उन्हें? दो कौड़ी की लड़की।
अपनी औकात देख और फिर उनकी औकात देख मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह है वो, और तुम पता नहीं आज तक कितनों के साथ सोई हो तुम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। अरे 2 कौड़ी की लड़की तो तुम, जिसे यह तक नहीं पता कि आज तक वो कितनों का बिस्तर गरम कर चुकी है। तुम्हें क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोबारा वापस मेरी जिंदगी में क्यों आई हो? रुद्र की बातें सुनकर समायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसका सवाल सुनकर वो घबरा गई, पर खुद को शांत करते हुए वो धीरे से बोली, रुद्र बेबी तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। उस वक्त बस मैं केशव, रुद्र का दुश्मन जिसने समायरा को रुद्र की जिंदगी में भेजा था अपने प्यार में उसे फंसाने के लिए, की बातों में आ गई थी। पर तुमसे दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अधूरी हूँ मैं तुम्हारे बिना। प्लीज रुद्र तुम उस लड़की को छोड़ दो, हम दोनों फिर साथ हो जाते हैं। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बस मुझे जलाने के, मुझे जेल्स फील करवाने के लिए तुम लड़की के साथ हो। पर मैं अब आ गई हूं ना, इसलिए तुम्हें अब यह करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र, जो उसकी बातें सुन रहा था, उसने उसके बालों को छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी का बदन डर से कांप गया। समायरा को भी उसकी ऐसी हंसी से डर लग रहा था, पर वो हैरान भी थी। तभी रुद्र एकदम चुप हो गया और समायरा को घूरते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? नहीं समायरा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला रुद्र नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाता था। मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ, जिसे अपनी बातों में फंसाना इतना आसान नहीं है। और रही बात उस लड़की की, तो वो लड़की मेरी जिंदगी है, मेरी जान, इस रुद्र प्रताप सिंह की बीवी और मेरे होने वाले बच्चे की माँ। उसकी बात सुनकर समायरा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके कानों में बस रुद्र के कुछ शब्द गूंज रहे थे, होने वाले बच्चे की माँ। आस्था रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सोचकर समायरा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रुद्र, जो उससे इतना प्यार करता था, उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता था। वो उसे भूल अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ गया। जो जगह उसकी होनी चाहिए थी वो उसने किसी और को दे दी। यही सोच उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो रुद्र को घूरते हुए बोली, समायरा ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर तुम्हारे प्यार सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी बीवी सिर्फ मैं बन सकती हूँ। रही बात उस लड़की की, तो उसे मैं जान से मार दूंगी, उसे भी और उसके बच्चे को भी, दोनों को तुम्हारी जिंदगी से बाहर। वो इससे आगे कुछ बोल पाती उसके पहले ही रुद्र ने उसके गले को मजबूती से पकड़ लिया। समायरा की सांसें अटक गई। सांस ना ले पाने के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं रुद्र, जो अपनी जान से प्यारी बीवी और बच्चे के मरने की बात सुनकर गुस्से से भर गया था, उसकी पकड़ समायरा के गले पर कसती ही जा रही थी, जिससे समायरा पर अब बेहोशी छाने लगी थी। हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे ही उसके गले को दबाते हुए बोला, मेरी बीवी और बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। मेरी बीवी और मेरा बच्चा मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी, तो इस रुद्र का वो रौद्र रूप देखोगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। यह बोल उसने झटके से समायरा के गले को छोड़ दिया। रुद्र के छोड़ते ही वो खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, जिनमें से आंसू बह रहे थे।
वहीं रुद्र अभी भी उसके सामने खड़े गुस्से में उसे घूर रहा था। तभी उसने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया तो एक गार्ड ने उसके हाथ में एक रिटीमर पकड़ा दिया, जिसे देख समायरा डर गई। वहीं पीछे खड़ा प्रवीण भी सोच रहा था कि अभी उसका बॉस क्या करने वाला है, पर वो जो भी करेगा समायरा के लिए वो बहुत ही भयानक होगा। तभी रुद्र आगे बढ़ा, उसने समायरा को देखते हुए धीरे धीरे उसके सिर पर टीमर चलाना शुरू कर दिया। समायरा रो रही थी, चिल्ला रही थी, खुद छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर रुद्र बिल्कुल नहीं रुका। देखते ही देखते उसने समायरा के सारे बालों को उसके सिर से अलग कर दिया। फिर उसे देखते हुए गुस्से से बोला, यह तो छोटी सी सजा है मेरी बीवी को किडनैप करने की और उन्हें उस गंदी जगह लेकर जाने की। मेरी बीवी के बारे में गलत बोलने और उनको और मेरे बच्चे को मारने की बात करने की सजा तो अभी बाकी है। फिर उसने गार्ड की तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, इसे इतना टॉर्चर करो कि यह अपनी मौत की भीख मांगे। इसका खाना पानी सब बंद कर दो, भूखे रखो इसे। इसे एहसास होना चाहिए कि इसने किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, पर हाँ, यह मरनी नहीं चाहिए। यह बोल वो वहां से निकल गया। वहीं समायरा पीछे से चिल्लाती रही गई, उसे खुद को छोड़ने को लिए कहती रही गई, पर रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। प्रवीण भी जल्दी से आगे की सीट पर बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी मैंशन की तरफ मोड़ ली। समायरा के मुंह से आस्था को और अपने बच्चे को मारने की बात सुनकर रुद्र बहुत बेचैन हो चुका था। वो जल्द से जल्द घर अपनी बीवी बच्चे के पास पहुंचना चाहता था। उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा और अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो खुद को शांत करते हुए अपने मन में बोला, नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, न अपनी जान को ना ही अपने बच्चे को। मैं दो को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। जिसने भी मेरी जान और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, वो दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आधे घंटे बाद रुद्र की गाड़ी उसके मेंशन में आकर रुकी। वो जल्दी से बाहर निकला और मेंशन के अंदर चला गया। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया, पर जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, सामने का नजारा देख वो घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पैर फूलने लगे। समायरा को सजा देने के बाद रुद्र वापस मेंशन लौट रहा था, पर वो थोड़ा बेचैन था। समायरा की बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, जब उसने कहा था कि वो उसकी बीवी और बच्चे को मार देगी। यही सोचकर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। उसने ड्राइवर को गाड़ी जल्दी चलाने के लिए कहा और अपना सिर सीट पर टिका कर आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने लगा। आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी मेंशन आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ भागा। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, वो घबरा गया, धड़कनें बढ़ने लगी, हाथ पैर फूलने लगे। सामने बेड पर आस्था घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो रुद्र को देख उसका रोना तेज हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख रुद्र परेशान हो गया। एक बार फिर समायरा की बात उसके कानों में गूंजने लगी। वो जल्दी से भागते हुए आस्था के पास आया और उसके करीब बेड पर बैठ उसके चेहरे को हाथों में भर लिया और प्यार से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही है? कोई तकलीफ है? कहीं दर्द हो रहा है? आप मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ।
आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे कमर से पकड़ा और धीरे से अपनी गोद में बिठा लिया और उसका चेहरा अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। उसने एक बार और आस्था से पूछा, बताइए ना जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? उसकी बात सुनकर आस्था थोड़ी शांत हुई, पर वो अभी भी सिसक रही थी। उसने अपना चेहरा रुद्र के सीने से निकाला और उसे देखते हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना डर गई थी। यह सब उसने इतनी मासूमियत से कहा कि रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ जान, मैं बस स्टडी रूम में था। कल मेरी जरूरी मीटिंग थी तो उसी की तैयारी कर रहा था। यहाँ आपकी नींद खराब होती इसलिए मैं स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था। रुद्र नहीं चाहता था कि आस्था परेशान हो, इसलिए उसने उससे झूठ बोल दिया। एक तो आज पहले ही इतना कुछ हो गया, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। वो अभी उसे समायरा या उसकी सजा के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। उसने आस्था के माथे को शिद्दत से चूमा और बोला, चलिए अब सो जाइए, रात बहुत हो गई है। आस्था, मुझे नहीं सोना। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने कहा और अपना चेहरा झुका लिया। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखने लगा और उसके बालों को संवारते हुए प्यार से बोला, क्यों नहीं सोना मेरी जान को? मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। यह बोल आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए रुद्र की तरफ देखने लगी। वहीं रुद्र को तो वो इस समय इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे उस पर बहुत सारा प्यार आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अपनी जान को अपनी बाहों में भर ले और उसे ढेर सारा प्यार करे, पर उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और गहरी सांस लेकर बोला, तो बताइए क्या खाना है मेरी जान को? दरअसल आस्था को प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग हो रहे थे। यह बात रुद्र जानता था। उसने पहले ही डॉक्टर से पूरी जानकारी ले ली थी कि प्रेगनेंसी के टाइम औरतें क्या क्या करती है या फिर उनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं और हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं या फिर उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर ने उसे बहुत सारी चीजें समझाई थी और कुछ चीजें उसने नेट से भी पढ़ी थी, जिससे उसे पता चला था कि प्रेगनेंसी में एक लेडी को मूड स्विंग बहुत होते हैं, पर हमें उन्हें प्यार से हैंडल करना पड़ता है। इसलिए रुद्र भी प्यार से अपनी जान को हैंडल कर रहा था। उसने उसके सिर को सहलाया और बोला, तो क्या खाना है मेरी जान को? आस्था ने उसकी तरफ देखा और अपनी चमकती आंखों से बोली, आलू का पराठा, वो भी नींबू के अचार के साथ। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया और थोड़ा परेशान भी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जान अभी आप कुछ हल्का खा लीजिए। आलू का पराठा मैं सुबह बनवा दूंगा आपके लिए। उसकी बात आस्था ने मुंह बनाया और बोली, नहीं मुझे अभी खाना है, और वो भी आपके हाथ का। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। अब जिस इंसान ने कभी खुद से पानी का गिलास भी ना लिया हो, उसे कोई सीधा आलू के परांठे बनाने के लिए बोल दे तो थोड़ा सा झटका लगेगा ही उस इंसान को। पर रुद्र के पास और कोई चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आस्था को आराम से बेड पर बिठाते हुए बोला, ठीक है आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं चेंज कर लूँ, फिर आपके लिए परांठे बनाकर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था झट से बेड से उठ गई और उसे देखते हुए बोली, नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखने लगा, पर फिर उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच शरारत से बोला, कहाँ चेंज करने चलेगी आप मेरे साथ? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप तो पहले भी मुझे देख चुकी है और मैं आपको आज फिर देख लेंगी तो कोई परेशानी नहीं है। आफ्टर ऑल आप मेरी बीवी है, आपका हक है मुझे देखने का। यह बोल वो मुस्कुराते हुए आस्था को देखने लगा, जो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और रुद्र के करीब खींचने की वजह से वो रुद्र के कंधों को पकड़ उस पर थोड़ा झुकी हुई थी। इस समय वो रुद्र को बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र की नजर जैसे ही उसके होठों पर गई, उसने उसके खुले होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और उसे चूमने लगा। रुद्र के किस करने से आस्था होश में आई। उसने रुद्र की तरफ देखा जो आंखें बंद किए प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। आस्था की आंखें भी उसके एहसास से बंद हो गई। लगभग 10 मिनट बाद रुद्र ने उसके होठों को छोड़ा और उसे आराम से बेड पर बिठाकर खुद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में चेंज कर वो वापस आया और आस्था को लेकर नीचे किचन में चला गया। उसने आस्था को किचन में रखी एक चेयर पर बिठाया और खुद अपने मोबाइल में पहले यूट्यूब पर आलू के परांठे बनाने की रेसिपी देखने लगा। एक सिंपल सी रेसिपी देखने के बाद रुद्र साहब लग गए अपने काम पर। पहले उसने आलू कुकर में डालकर बॉईल रखें, फिर उसने आटा लिया और उसे गूंथने लगा। पर बेचारा पहली बार यह सब कर रहा था, इसलिए उससे अच्छे से हो नहीं रहा था। हालांकि उसका दिमाग बहुत तेज था। एक ही बार वीडियो देख उसने सारी चीजें समझ ली थी। ऐसा नहीं था रुद्र ने कभी कुकिंग नहीं की थी। जब उसने पापा थे तो वो हमेशा उनके साथ कुकिंग करता था, पर अपने पापा की डेथ के बाद उसने किचन में आना छोड़ दिया था। पर आज अपनी जान के लिए वो एक बार फिर किचन में आया था। कुछ पल की मेहनत के बाद आखिरकार उसने आटा गूंथ ही लिया। तब तक आलू भी बॉईल हो चुके थे। रुद्र ने जल्दी से आलू का मसाला तैयार किया और अपनी जान के लिए परांठे बनाने लगा। आस्था जो चेयर पर बैठी प्यार से अपने पति को देख रही थी। परांठे की खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। उसने रुद्र की तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, रुद्र जी जल्दी दीजिए ना, हमें बहुत भूख लगी है और अब तो परांठे की खुशबू से हमारी भूख दुगनी हो चुकी है। अपनी जान की बात सुनकर और उसका मासूम सा चेहरा देखकर रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। वो उसे देख मुस्कुरा दिया और एक प्लेट में परांठे के साथ नींबू का अचार रखा आस्था के पास आ गया। आस्था की नजरें तो बस परांठे पर थी, जो दिखने में बहुत ही अच्छा था। रुद्र उसे देख हल्का सा हंस दिया और परांठा तोड़ उसे ठंडा कर अचार लगाकर आस्था को खिलाते हुए बोला, जान आप इतनी क्यूट क्यों है? मेरा नाम आपको खाने का मन कर रहा है आपको। ऐसे देखकर आस्था उसके हाथ से पराठा खाते हुए उसकी बात सुनकर बोली, फिलहाल तो जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक आप हमें नहीं खा सकते, इसलिए आप तब तक सब्र कीजिए और हमें हमारा पराठा खाने दीजिए। बेबी आने के बाद आप हमें जितना चाहे उतना खा सकते हैं, हम आपके ही हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान नजरों से उसे देखने लगा। आस्था ने आज तक इतना ओपनली उससे बात नहीं की थी। वो तो हमेशा शर्मा जाती थी, पर आज तो वो उसे सीधा ही जवाब दे रही थी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा जो मस्त पराठा खाने में बिजी थी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसने जल्दी जल्दी में रुद्र को क्या कह दिया था। रुद्र ने गहरी सांस ली और जाकर और पराठे बनाने लगा। पराठे खाने के बाद रुद्र आस्था को लेकर रूम में आ गया। उसने उसे आराम से बिस्तर पर लिटाया और खुद भी उसे अपनी बाहों में भरे उसके पास लेट गया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चलिए अब सो जाइए जल्दी, सुबह उठना भी है और कल से आप मेरे साथ ऑफिस जाएगी।
मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने कुछ नहीं कहा। बस हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था रुद्र वही करेगा जो उसने कहा है। और आस्था भी चाहती थी कि वो हर पल अपनी रुद्र जी के सामने उनके पास ही रहे। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। इस बात से अनजान के एक और तूफान उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है, जो शायद उन दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दे। पर इतना तय था, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। अब देखना यह था कि क्या होने वाला है।